नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली देश को संबोधित किया। 8 बजे इनका स्पीच आया। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि काफी नॉर्मल सा स्पीच होगा, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड नॉट हेजिटेट। 0% हेजिटेशन के साथ इन्होंने बोलना यहां पर स्टार्ट किया और इतनी इंपॉर्टेंट बातें बोलती हैं जिससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बोली है कि अब इंडिया आतंकवादियों और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं देखेगा। जो पाकिस्तान में आतंकवादी हमने मारे हैं एयर स्ट्राइक्स में, उसके बाद जो इनका फ्यूनरल हुआ, वहां पर जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोग, इनकी आईएसआई के लोग खड़े थे, इससे अब दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इनकी सरकार, आतंकवादी सब आपस में मिलकर काम करते हैं। बेसिकली सब लोग एक सिंगल एंटिटी ही हैं। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। नाउ यहाँ पे पीएम मोदी ने बोल तो दिया कि अब हम आतंकवादियों और स्पॉन्सरिंग कंट्री के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम यूएसए की पॉलिसी अपनाएंगे? क्योंकि यूएस ने तो क्या किया था, यूएस ने ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो इनकी सरकार के अंडर ही काम करते हैं, उनको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया था। क्या भारत ऐसा कुछ करेगा? क्योंकि अनलेस हम वो नहीं करते तो कुछ, ग्राउंड पे कुछ बदलेगा नहीं। या तो आप पाकिस्तान की मिलिट्री को कुछ दर्जा दो, या तो आतंकवादी या फिर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग, कुछ एक आपको बनाना पड़ेगा उनके लिए टेम्पलेट। तभी कुछ इम्पैक्ट आएगा इसका। तभी आप कल को यूएन में, बाकी जगह ये इशू रेस कर सकते हो, और ये काफी मुश्किल होगा। बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉलिसी चेंज यही है। और मैं यहाँ पर सही में पॉलिसी चेंज ही कहूंगा। जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये सिर्फ कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। इस ऑपरेशन ने भारत की पॉलिसी को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसाइसिव रिटालिएशन, अब ये बन चुका है न्यू नॉर्मल। ये जो दो शब्द है ना, इन पे ध्यान दीजिएगा। न्यू नॉर्मल के पहले जो चीज नॉर्मल हुआ करती थी ना, कि जी ठीक है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया, हमने डिप्लोमेटिकली उसका विरोध किया, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया पीओके में कहीं पर। अब न्यू नॉर्मल क्या है? पाकिस्तान के अंदर जहां भी आतंकवादी होंगे, जहां भी इनके टेरर कैंप्स होंगे, इनको वहां पर घुस के मारा जाएगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल। एनी टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी met with a strong and resolute response. India will retaliate on its own term, targeting terror hubs at their roots. At their roots का सिंपली मतलब यही है, पाकिस्तान की धरती पर अब आतंकवादियों को प्रॉपरली टारगेट करके मारा जाएगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल मैं नहीं सहूंगा। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड, कि क्या पाकिस्तान में कुछ एक न्यूक्लियर एंगल है सीज फायर को लेकर? क्या कहीं से कुछ न्यूक्लियर वॉर की धमकी आई थी, या फिर कुछ एक न्यूक्लियर इवेंट हुआ था पाकिस्तान में? अब पीएम मोदी ने भी इस बार साफ साफ कह दिया है, बस अब और नहीं, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मान लीजिए कल को भगवान ना करे पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, इंडिया रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान फिर से बोल देता है ये न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन, या इस बार की तरह जैसे लीक का बता रहे हैं, कोई रेडियो एक्टिव लीक हो गया, तब क्या होगा? तो पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली यहां पे बोल दिया है, अब कोई टॉलरेंस नहीं होगी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर। इंडिया विल नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय न्यूक्लियर थ्रेट्स। याद रखिएगा, ये एक न्यू नॉर्मल है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ना ये बात देखिए, सुनकर काफी जोश मिलता है कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से पीछे नहीं हटने वाला। बट व्हाट इफ साल चल रहा है 2030 के आसपास, फिर से भारत एयर स्ट्राइक्स कर रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस वक्त, आई डोंट नो, शोएब अख्तर है या पता नहीं जो। सो वो कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। यूएस, यूरोप सब आ जाते हैं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए, न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए, इससे प्लेनेट पे इम्पैक्ट आएगा, इससे कई लोग मारे जाएंगे। व्हाट विल वी डू देन? देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बिल्कुल रिजेक्ट करने के अलावा
वी नीड टू हैव ए पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइजेशन पॉलिसी। इस पर एक कुछ हमें प्लान बनाना होगा। ऑब्वियसली एक बार को यहाँ पे आप कहोगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कम करना, ये कैसे होगा? देखिए, मेरा मानना है धीरे धीरे हम अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। पहली बात आपको ये नोट करनी होगी, न्यूक्लियर वेपन्स जब आप रखते हैं देश में तो खर्चा आता है उनकी मेंटेनेंस का और उनको स्टोर करके रखने का। पाकिस्तान में एस्टिमेट किया जाता है $2 बिलियन हर साल ये लोग खर्चते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर। फिर आप अगर हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉस्ट अगर यहाँ पे डाल दो तो ये कॉस्ट इनडायरेक्टली काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो मेरा मानना ये है, एंश्योर करो पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा ना जाए। इनकी सरकार के पास पैसा जाएगा, वो पैसा जाएगा मिलिट्री बजट में, और वही मिलिट्री बजट कहीं ना कहीं इनके न्यूक्लियर वेपन्स को भी पालने पोसने में काम आता है। तो चाहे 10 मिलियन का झटका हो, 50 मिलियन का, 100 मिलियन का, धीरे धीरे पाकिस्तान को स्क्वीज करो ताकि ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन ना कर पाए, उसकी जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए देखिए हमें आईएमएफ में अपना दबदबा बढ़ाना होगा। वेरियस और फाइनेंशियल जो बॉडीज़ हैं वहाँ पर भारत को जाकर इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान को ये फंडिंग ना मिले। अगेन दिस विल बी ट्रिकी, मगर ये हमको करना होगा। फिर एक लॉन्ग टर्म गोल है जिस पर हम काम कर सकते हैं, द बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसके बारे में आपने काफ़ी बार आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, हो सकता है कि कहीं पे ब्लॉग में या फिर किसी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट को बोलते हुए सुना हो कि जी बाल्कनाइजेशन करनी होगी पाकिस्तान की, ये दूर नहीं है। बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन इसका मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ना एक बार जरा आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो भारत के नॉर्थ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूरोप। ना यूरोप में अगर मैं देखूँ ये जो इलाका है ना, ग्रीस, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ये सारे जो देश आपको दिख रहे हैं, ये जो रीजन है इसको कहा जाता है बाल्कन। जी हाँ, बाल्कन। जो ऊपर का रीजन है एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इसको कहा जाता है बाल्टिक। रीजन क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है, और इस रीजन को हम बाल्कन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे बाल्कन माउंटेन्स। ना बाल्कनाइजेशन का मतलब ये है, एक टाइम पर ना यहाँ पर एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, वो टूट गया क्योंकि अंत में ना जो सारे देश हैं वो अपनी भाषा, अपनी एथनिसिटी, उसकी तरफ पीछे चले गए। उनको रीजन समझ नहीं आया कि हम एक देश बन के क्यों रहे, फायदा क्या है। पाकिस्तान में भी आप देखो पश्तून, बलोच, पंजाबी, ये बहुत अलग लोग हैं, आपस में खुश नहीं हैं। तो हमें भी धीरे धीरे पाकिस्तान की जो बाल्कनाइजेशन है इसको प्रमोट करना होगा। इसके लिए लिटरली मैं देख रहा था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रिसेंटली खुलकर बोल दिया कि हमें सपोर्ट चाहिए। अगर हमको सपोर्ट मिलती है तो हम बिल्कुल बलूचिस्तान को अलग करवा कर रखेंगे पाकिस्तान से। तो आई थिंक जो बाल्कनाइजेशन इस रीजन की हुई थी, अब ये सारे अलग अलग देश बन के हैं, ये हमको करना होगा। उससे ना हम एक दुनिया के सामने केस रख सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान में बाल्कनाइजेशन बहुत करीब है, तो इनके न्यूक्लियर वेपन्स का हम क्या करें। उस केस में ऑब्वियसली हम यूएस के साथ, यूरोप के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ प्लान बना सकते हैं कि कब हम आके स्वूप इन करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अलग कर सकते हैं इनकी स्टेट से। और ऑब्वियसली बाल्कनाइजेशन प्रोसेस जल्दी आगे तब बढ़ता है जब एक देश की इकोनॉमी लगातार कमजोर होती रहती है, देश खुशहाल है, पैसा है, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो उल्टा लोग ज्यादा इकट्ठा आते हैं। यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल, यूरोप ने तरक्की करी, कंट्रीज प्रोग्रेस कर रही थी, उन्होंने कहा कि ओके लेट्स फॉर्म अ यूनियन और ट्रेड करते हैं। ये जो बंटवारे अलग होना ये तभी होता है यूजुअली जब इकोनॉमिक हालत खराब हो। तो इंडिया के सामने एक रोड मैप सिंपल है, वी नीड टू डी न्यूट्रलाइज पाकिस्तान, और उसके लिए बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर हिस्ट्री में देखोगे ना, तो काफी बार रीजन्स की बाल्कनाइजेशन इस वजह से भी हुई है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी पड़ गई थी। और रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? पानी, वाटर। पीएम मोदी ने यह भी क्लियर कर दिया है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ऐसा नहीं है कि तुम हमारा खून बहाओगे और बदले में यहां से पानी जाता रहेगा। तो क्लियर इंडिकेशन है पाकिस्तान के पानी की सप्लाई में कटौती होने वाली है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा,
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ना पीएम मोदी का जो ये नो हेजिटेशन वाला रूप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं कहूँगा कि नीड ये है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हम कुछ मेजर पॉलिसी चेंज रिटर्न फॉर्म में कुछ लाने वाले हैं? क्या हम ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे कि पाकिस्तान का ये जनरल ये आतंकवादी है, पाकिस्तान का ये सोल्जर ये आतंकवादी है? क्या उस रास्ते पे हम जाएँगे या फिर दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी अभी पाकिस्तान जाएगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएँगे, हर जगह धक्के खाएँगे ये। तो उस केस में इंडिया क्या रिप्लाई देगा पाकिस्तान को? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड आने वाले समय में कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज़ हैं बहुत ज़्यादा महँगे होंगे, सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज़ बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहाँ पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।